हेलो एवरीवन बच्चों, आज के इस सेशन में हम क्लास 6 गणित प्रकाश अध्याय 8 रचनाओं के साथ खेलना का छठा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 203 और 204 में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का हमारा टॉपिक है आयतों और वर्गों के विकर्णों की खोज करना। एक आयत PQRS पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक आयत दिया गया है PQRS, इसका नाम है। यहाँ पे आप दो रेखाएं देख पा रहे हैं, एक है P से लेके R तक PR और दूसरा है QS, Q से S। इसे मिलाने के लिए कहा गया। मान लिया जाए हमने यहाँ पे एक आयत बनाया जिसका नाम हमने रखा PQRS, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने P से R को इस तरह से मिला दिया और Q को S से इस प्रकार मिला दिया। तो हमें ये दो रेखाखंड प्राप्त हुए, PR और QS। ये दोनों रेखाखंड इस आयत के विकर्ण कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में डायगोनल्स कहा जाता है। और ये किसी भी आयत के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है। जो आमने सामने के शीर्ष होते हैं उसको मिलाने वाली रेखा होती है। विकर्णों की लंबाइयों की तुलना कीजिए। पहले पूर्वानुमान लगाइए, फिर आकृति में दिखाए अनुसार बिंदुओं को अंकित करते हुए आयत बनाकर विकर्णों को मापिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले बताना है कि इन विकर्णों की लंबाई क्या एक दूसरे से अलग होगी या बराबर होगी। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या कहा गया है, फिर आकृति में दिखाए अनुसार बिंदुओं को अंकित करते हुए आयत बनाकर विकर्णों को मापिए। तो सबसे पहले हम आयत एक बनाएंगे और इसमें जो है इन दोनों विकर्ण को भी बनाएंगे और उसके बाद विकर्णों का हम मेजरमेंट करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम एक आयत की रचना करते हैं जिसकी लंबाई हम 5 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं। ठीक है, और चौड़ाई हम 3 सेंटीमीटर रख लेंगे। यहाँ पे दोनों शीर्षों पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, अब जो है इन दोनों शीर्षों को मिलाते हुए 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 से 5 तक खींच लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए 2 से 5 तक खींच लेते हैं। इस तरह से ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये भुजा भी हमारा 3 सेंटीमीटर है। इस आयत का हम नाम इस प्रकार रख लेते हैं PQRS। ठीक है, और अब इसके दोनों विकर्ण जो हैं इस तरह से खींचते हैं। फिर ये वाला विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि PQ जो रेखा है वो बराबर है RS के और इसकी माप जो है वो है 5 सेंटीमीटर। और वहीं PS जो रेखा है, जो भुजा है, वो बराबर है QR के और ये बराबर है 3 सेंटीमीटर के। यहाँ पे हमने दो विकर्ण खींचे हैं जो इस तरह से है। देखें, विकर्णों की लंबाई जो है लगभग में 5.8 आ रही है, 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे PR को भी देखेंगे हम, ये भी 5.8 सेंटीमीटर है। और PR तथा QS विकर्ण हैं
तथा पी आर जो है वो बराबर है क्यू एस के, और इन दोनों की जो मेजरमेंट है कितना थी, हाँ 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पे आपने देखा कि जब हम इनके विकर्ण खींचते हैं तो ये जो आयत की 4 कोण होते हैं, इनको ये विकर्ण जो है कुल मिला के 8 कोणों में विभाजित कर देता है। इसका नामकरण अगर हम इस तरह से रखें, मान लिया जाए ये वाला एंगल अगर हम ए ले लें, इसको बी मान लें, ठीक है, ये वाला हमारा सी और इसको डी मान लेते हैं। इसी तरह से ये जो है हमारा ई और इसका नाम हम एफ रख लेते हैं, ये हमारा जी और ये नाम एच रख लेते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के यहाँ पे 8 एंगल बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, आयत पी क्यू आर एस में पी और आर पर बने समकोण को सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल कहा जाता है। सम्मुख कोणों के अन्य युग्म क्यू और एस पर बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं, देखिए एक दूसरे के अपोजिट जो कोण होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस में पी और आर क्या है, सम्मुख कोण है। यहाँ पे लिखता हूं मैं आयत के सम्मुख कोण, आयत के सम्मुख कोण बराबर, देखिए कोण P जो है ये पूरा कोण अगर हम ले लें तथा कोण R, ये दोनों मिलकर के ये जो कोण R है यहाँ पे है ना, ये एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाते हैं। और इसी प्रकार कोण Q जो है ये किसके सम्मुख होगा, कोण S के, कोण Q तथा कोण S ये एक दूसरे के सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि एक विकर्ण सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म के कोणों को 2 छोटे छोटे कोणों में विभाजित करता है। जब हम यहां से विकर्ण खींचते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये आपका आयत था, तो यहाँ पे इसका नाम पी क्यू आर एस है ना, तो ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण हो गया पी और आर। इसी तरह से क्यू और एस जो है पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण है। जब आप इसका विकर्ण खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रत्येक सम्मुख कोण को 2 कोणों में विभाजित कर देता है। यहाँ पे मान लिया जाए इसका नाम आपने ए रखा, तो ये बी 2 कोण बन गया। इसी तरह से ये सी, ये डी 2 कोण बन गया। इसी तरह से ई एफ 2 कोण बन गया। इसी तरह से ये जी एच 2 कोण बन गया, है ना। तो वही कहा जा रहा है, दी गई आकृति में विकर्ण पी आर कोण आर को 2 छोटे कोणों में विभाजित करता है। तो ये जो पी आर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पी आर ये एक विकर्ण है, ये कोण आर को 2 कोणों में विभाजित कर देता है। एक है कोण जी और एक है कोण एच। समझ में आ रही बात, जिन्हें जी और एच कहा गया है। यही विकर्ण कोण पी को, अब यहाँ पे कोण पी को आप देख सकते हैं, इसको भी 2 भागों में बांट देता है ये विकर्ण, कोण सी और कोण डी में। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या कोण जी और कोण एच बराबर हैं, क्या कोण सी और कोण डी बराबर हैं। पहले पूर्वानुमान लगाइए, फिर कोणों को मापिए। आप क्या देखते हैं, उन कोण युग्मों की पहचान कीजिए जो बराबर हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये चारों कोणों को जो है हम एक एक करके मेजर करेंगे। मान लिया जाए मेजर करने के लिए हम सबसे पहले इस कोण को देखेंगे, कोण ए को। तो कोण ए की माप हमारी क्या होगी, देखिए यहाँ पे कोण ए जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है कितना, 30 डिग्री आ रहा है। देखिए कितना डिग्री आ रहा है, ये हमारा जो है कोण ए जो है 30 डिग्री माप का आ रहा है। इसी तरह से जब हम इसको आधार मान के इस कोण को मापते हैं तो ये कितना आ रहा है, देखिए इसमें हमारा 0 लाइन जो है यहां से चलेगा, इस साइड से चलेगा, तो ये देखिए 60 डिग्री का लगभग में आ रहा है। जब ये 30 है तो ये 60 होगा ही होगा, 60 और 30 90 होगा। इसी तरह से अब आप इस कोण को मेजर कीजिए, यहां से 0 लाइन चलेगा, इसको माप लेते हैं इस तरह से। देखिए ये भी 0 यहां से चल रहा है, तो ये 60 डिग्री है। कोण सी कितना आ रहा है, 60 डिग्री।
और यहां से आप इसको आधार मान के इस कोण को अगर आप मापते हैं तो ये देखिएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। यहां से 0 लाइन चलेगा और ये देखिए लगभग 30 डिग्री के बराबर ही आ रहा है। फिर आप यहां पे रख के इस कोण को मापिए, ये 30 डिग्री होगा देखिएगा। ठीक है, यहां से 0 लाइन चलेगा, ये देखिए 30 के सामने है कोण ई जो है आपका 30 डिग्री आ रहा है। यहां पे रख करके इस कोण को अगर आप माप लें तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। देखिए 0 डिग्री यहां से चलेगा, देखिए ये बिल्कुल 60 के सामने ये लाइन जा रहा है। यहाँ पे 0 यहां से चलेगा तो ये 60 डिग्री यहां पे आता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहां पे रख के इस कोण को अगर हम मापते हैं कोण एच को, तो कोण एच हमारा आता है लगभग में कितना, 30 डिग्री के लगभग में आ रहा है। और इसको मापेंगे यहां पे रख के इस कोण को, तो ये लगभग 60 डिग्री के आसपास ठहरेगा। देखिए 0 यहां से चलेगा हमारा और ये 60 डिग्री का मान यहां पे आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने सारे कोणों को यहां पे क्या किया है, मेजर कर लिया है। तो यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कोण जी और कोण एच बराबर हैं। तो यहां पे कोण जी बराबर कितना आया था, कोण जी बराबर है हमारा 60 डिग्री और कोण एच बराबर है हमारा 30 डिग्री। इसी तरह से हमसे पूछा गया कोण सी और डी बराबर हैं। तो कोण सी हमारा कितना आया है, देखिए यहां पे कोण सी हमारा है 60 डिग्री और कोण डी हमारा कितना है 30 डिग्री। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? अतः हम लिख सकते हैं कोण जी कॉमा कोण एच तथा कोण सी कॉमा कोण डी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, और साथ ही हमें कहा गया है कि उन कोण युग्मों की पहचान कीजिए जो बराबर हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण का पेयर है जो युग्म है वो बराबर है। तो सबसे पहले अगर हम QS विकर्ण पे देखें तो यहाँ पे कोण ए जो है कोण ई के बराबर है, क्योंकि दोनों की माप 30-30 डिग्री है। और यहाँ पे कोण बी और कोण एफ जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण ई के, है ना, और दोनों की माप क्या है 30 डिग्री। और इसी तरह से फिर हम लिखेंगे कोण बी जो है वो बराबर है कोण एफ के, कोण बी जो है वो बराबर है कोण एफ के और दोनों की माप क्या है 60 डिग्री। और इस वाले विकर्ण पे अगर हम देखें PR पे, तो यहाँ पे कोण सी और कोण जी जो है बराबर माप के हैं, दोनों का 60 डिग्री है। और कोण डी और कोण एच जो है ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण सी बराबर है कोण जी के, दोनों की माप है 60 डिग्री। और कोण डी जो है वो बराबर है कोण एच के और इन दोनों की माप जो है 30 डिग्री है। ठीक है, आगे है खोजिए एक आयत की रचना किस प्रकार करें कि विकर्ण सम्मुख कोणों को बराबर भागों में विभाजित करें। यानी कि हम किस प्रकार कोई आयत बनाएं। मान लिया जाए कि ये हमारा आयत है, ठीक है ना, और इसके सम्मुख कोण जब विकर्ण द्वारा विभाजित किए जाएं तो ये दोनों कोण जो है बराबर बराबर मान लिया जाए 45-45 डिग्री का आ जाए। ठीक है, या फिर ये दोनों भी 45-45 डिग्री का हो जाए। अभी अभी हमने जो आयत देखा था इसमें विकर्णों के द्वारा विभाजित किए जाने पर कोण बराबर नहीं थे, एक की माप 30 डिग्री तो एक की 60 डिग्री थी। आगे हमसे यह कहा जा रहा है कि हम किस प्रकार एक आयत की रचना करें जिससे कि विकर्णों द्वारा सम्मुख कोणों को जब विभाजित किया जाए, दो कोणों में विभाजित किया जाए, तो उन दोनों की माप जो है बराबर बराबर आ जाए। ठीक है, आप अपने प्रेक्षणों को किस प्रकार अंकित करेंगे, पहले उन मापदंडों की पहचान कीजिए जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे आयत की भुजाएं हैं तथा
दो विकर्णों द्वारा बनाए गए 8 कोण हैं। क्या कोई अन्य मापन भी है जिन पर आप अपनी दृष्टि रखना चाहेंगे? तो ऐसी स्थिति के लिए हम किस प्रकार से एक आयत बनाएं? हमने देखा कि इससे पहले के जो आयत थी उसमें लंबाई और चौड़ाई की माप अलग अलग थी। लंबाई 5 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर थी। और जब हमने विकर्ण खींचे थे तो उसकी लंबाई लगभग 5.8 सेंटीमीटर थी। हालांकि दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर थी। इस बार हम क्या करते हैं, चारों भुजाओं की लंबाई को हम बराबर लेके देखते हैं। आप कहेंगे सर वो तो आयत नहीं वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों आपको याद रखना है कि वर्ग भी एक आयत है, ठीक है, क्योंकि वर्ग की जो प्रॉपर्टी है वो आयत की प्रॉपर्टी से सेम होती है। जैसे आयत में 4 भुजाएं होती हैं तो वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, राइट। तो वर्ग के भी तो आमने सामने की भुजा बराबर ही होती है। जब चारों भुजा बराबर होगी तो आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरह से आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं तो वर्ग के भी चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के ही होते हैं। तो सभी वर्ग आयत है, सभी वर्ग आयत है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि आयत की चारों भुजा बराबर नहीं होती जबकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो वर्ग में आयत के सभी प्रॉपर्टी हैं, इसलिए वर्ग एक आयत की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम चारों भुजा को बराबर करके देखते हैं। मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर लंबी हम एक भुजा लेते हैं, ठीक है, और इस पे 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस तरह से डॉट लगा दीजिए और फिर यहां पे भी हम एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और आगे हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए तो 4 सेंटीमीटर हमारा यहां तक ही आएगा, क्योंकि ये हमने जो स्केल पकड़ा हुआ है 0 से 5 तक है, जबकि हमें 4 सेंटीमीटर ही खींचना है तो हम 1 से लेके 5 तक खींच देते हैं। इसी तरह से यहां पे भी आप कर लें, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। इस तरह से अब हम इनको भी मिला देते हैं, इस भुजा को भी, ये भी 4 सेंटीमीटर ही है। इस तरह से हमारी प्रत्येक भुजा जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। अब हम इसका नाम वही PQRS रख लेते हैं, ठीक है। अब हम इनके विकर्णों को भी मिलाते हैं, P को R से। चलिए दूसरा विकर्ण हम Q को S से मिला देते हैं। चलिए हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो चारों कोण थे, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S, ये सब के सब 90 डिग्री के थे, समकोण थे। और अब हमने जब विकर्ण खींच दिया यहाँ पे PR और QS, उसके बाद हम इन कोणों को मापते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले हम इस कोण का नाम अगर हम रख दें A, यहाँ पे ये B, यहाँ पे ये C, यहाँ पे ये D, यहाँ पे ये E, ये वाला F, ये वाला G और ये वाला H, ठीक है। अब हम कोण A को मापते हैं। देखिए यहाँ पे ये 0 लाइन होगा और इस कोण को आपको देखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि 40 और 50 के ठीक बीचों बीच आ रहा है, तो ये 45 डिग्री का कोण है। और अब इसे आधार मानते हुए इस एंगल को आप देखेंगे, जो कोण B है हमारा, जब यहाँ पे हमारा 0 लाइन है तो 0 यहां से चलेगा, 40 और 50 के ठीक बीचों बीच ये भी आ रहा है, तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आधार मानते हुए इस कोण को आप मापें। 0 आपका यहां से चलेगा, ठीक है। 40 और 50 के बीच में ये देखिए
जीरो यहां से चलेगा 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री आ रहा है। ये भी कोण सी भी, इसको आधार मानते हुए इस एंगल को आप देखेंगे, ठीक है। फिर से ये देखिए जीरो यहां से चलेगा क्योंकि जीरो लाइन इधर है, तो ये 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री। इसको आधार मानते हुए इस एंगल को देखते हैं, देखिएगा बिल्कुल 40 और 50 के बीच में यहां पे जीरो लाइन इधर है, तो यहां से चलेगा जीरो, यहां पे देखिए 45 डिग्री। इसे आधार मानते हुए इस एंगल को मेजर करेंगे। जीरो लाइन हमारा जो है इधर से चलेगा, ठीक है। ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50 के बीच में 45 डिग्री, ये भी आ गया। इसी को आधार मानते हुए इस एंगल को आप मापिए कोण जी के लिए। देख सकते हैं आप 40 और 50 के ठीक बीचों बीच दिख रहा होगा, 45 डिग्री है। और फिर यहां पे रख करके इस एंगल को आप मेजर करके देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे फिर से ये 40 और 50 के बीचों बीच आपको दिख रहा है, ये भी 45 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम आयत की सभी भुजाओं को यहाँ पे बराबर रखते हैं तो विकर्ण खींचने पर जो सम्मुख कोण है, जो दो छोटे छोटे कोणों में बढ़ जाते हैं, प्रत्येक की माप कितनी हो जाती है? 45-45 डिग्री हो जाती है, यानी कि दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। चाहे कोण P को हमने देखा, कोण C और D दोनों 45 डिग्री हो गया। कोण R में हमने देखा कोण G और कोण H 45-45 डिग्री के हो गए। इसी तरह से कोण Q में जो है एंगल E, एंगल F दोनों 45-45 का हो गया। और कोण S जो है दो बराबर भागों में बटा कोण A और कोण B में, तो ये दोनों भी 45-45 डिग्री माप के हो गए। आगे क्या कहता है? अपने प्रयोग में क्या आपने उस स्थिति पर विचार किया था जिसमें आयत की चारों भुजाएं बराबर हैं? देखिए यहाँ पे भी कह रहा है कि आयत की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो हो सकता है। अर्थात क्या आपने एक वर्ग की स्थिति पर विचार किया था? बिल्कुल हमने किया, एक वर्ग ही बनाया। देखिए इस विशिष्ट स्थिति में क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो हमें तालिका दी गई है यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। पहली स्थिति में जब हमारी आयत हमने बनाई थी जिसमें लंबाई था हमारा 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई था हमारा 3 सेंटीमीटर, तो भुजाएं हमारी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। इस स्थिति में हमारा जो कोण ए था कितना आया था? 30 डिग्री। कोण ए की माप थी 30 डिग्री। कोण बी जो हमने मेजर किया था वो कितना था? 60 डिग्री। कोण सी भी हमारा क्या था? 60 डिग्री। और कोण डी हमारा क्या था? 30 डिग्री। तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद कोण ई हमारा कितना आया था? 30 डिग्री। कोण एफ हमारा कितना था? 60 डिग्री। कोण जी हमारा कितना था? 60 डिग्री। कोण एच हमारा कितना था? 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हमने एक ऐसा आयत बनाया जिसके प्रत्येक भुजाएं क्या थी? बराबर बराबर की थी, यानी कि 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई जब हमने दोनों बराबर रखे तो हमने देखा था कि सभी कोण जो है बराबर आ रहे थे 45-45 डिग्री के। तो ए भी 45 था, बी भी 45 था, सी भी हमारा 45 था, डी भी हमारा 45 था, ई भी हमारा 45 था। यानी कि सारे जो छोटे छोटे एंगल बने थे 8 एंगल, सबकी मेजर क्या हो गई थी? 45-45 डिग्री हो गई थी। क्लियर है? चलिए आगे क्या कहता है? कोणों और भुजाओं के संदर्भ में आपने कौन से व्यापक नियम प्रक्षेपित किए, उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए तथा अपने सहपाठियों से उनकी चर्चा कीजिए। साथ ही साथ है कि कोई यह किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है कि जो भी नियम आपने देखें वे सदैव सत्य होंगे। तो नियमों को जानने से पहले सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी आयत थी इसमें जो सबसे लंबी रेखा थी वो किसकी थी? यहाँ पे हम देख रहे थे कि आयत की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर। लेकिन जब हमने विकर्णों को मापा तो विकर्ण की लंबाई कितनी थी? 5.8 सेंटीमीटर। यानी कि विकर्ण की जो रेखा होती है वो आयत में सबसे बड़ी रेखा होती है
और साथ ही साथ हमने देखा कि दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से हमें 2 पॉइंट मिलता है। और जब हमने सारे भुजाओं को बराबर कर दिया, यानी कि लंबाई चौड़ाई सबको बराबर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जब हम विकर्ण की लंबाई को देखते हैं तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई क्या आ रही है, देखिए लगभग में 6 सेंटीमीटर या 5.9 है। यहाँ पे भी 5.9 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे भी विकर्ण की लंबाई क्या है, बराबर ही है ना। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो पॉइंट हमें मिलता है वो ये मिलता है कि विकर्ण की लंबाइयां बराबर होती हैं। दूसरा हमें एक पॉइंट ये मिला कि विकर्ण जो है सबसे लंबी रेखा होती है। विकर्ण सबसे लंबी रेखा होती है। ठीक है। हमने जब आयत के सभी भुजाओं को बराबर किया तो हमने देखा आयत की सभी भुजाएं बराबर रखने पर विकर्ण सम्मुख कोनों को समद्विभाजित करती है। यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। समद्विभाजित करती है यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आज के इस सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में हम रचना करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।